कानून वही तेवर नया। बात सपाट में आप इसी से समझ सकते हैं कि क्या आज सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक से निकला। कानून वही है, फैसले वही है, लेकिन तेवर बिल्कुल नया है, अंदाज नया है और सख्त तेवर के साथ इस बार सीएम नीतीश ने कह दिया कि जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं है। चूक हुई, लापरवाही हुई तो नपेंगे। चौकीदार से लेकर थानेदार और थानेदार से लेकर ऊपर के अधिकारी तक की जवाबदेही तय होगी। तो क्या कुछ आज समीक्षा बैठक में हुआ, ये आपको पहले बता दें। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शराबबंदी पर 7 घंटे तक ये बैठक चली, मैराथन बैठक। और 7 घंटे की बैठक में मंत्री, हर जिले के प्रभारी मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे, हर जिले के डीएम एसपी मौजूद रहे। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट ली और कई जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक में शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया और शराब को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। जिलों के प्रभारी मंत्रियों को शराबबंदी की समीक्षा का अधिकार दिया गया है। सेंट्रल टीम अगर जिले में आती है और शराब रिकवर होता है तो थानाध्यक्ष निलंबित होंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शराब मिलने पर थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया जाएगा। शराब मिलने की जानकारी चौकीदार ने अगर नहीं दी तो चौकीदार पर भी कार्रवाई की जाएगी। होम डिलीवरी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और इस बैठक में फैसला लिया गया कि सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत होने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शराब मिलने पर स्थानीय स्तर पर भी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कॉल सेंटर की सक्रियता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। वहीं शराब की सूचना देने वालों की पहचान उजागर नहीं होगी। शराबबंदी कानून को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। पश्चिम बंगाल, यूपी और झारखंड बॉर्डर पर सख्ती की जाएगी। शहरों में होम डिलीवरी को लेकर सख्ती बरती जाएगी। घरों में शराब की होम डिलीवरी होने पर छापेमारी कर होम डिलीवरी करने वालों की पहचान की जाएगी और सूचना तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। अगर हमारी सेंट्रल टीम यहां से जाती है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर किसी भी जिले में और उसके किसी भी थाने में, और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा और शो कॉज जो है वो हायर फॉर्मेशन पर भी किया जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स होगी। जो वायलेटर्स हैं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी है। जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ के पद दोबारा नहीं देने की बात है। और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनेवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है, गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं। उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक जमीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में जमीन पर उतरे। शहरों में होम डिलीवरी या शहर में अगर शराब का ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है तो आइडेंटिफाई करना है कि किस घर में शराब है, कहां पर यूज़ हो रहा है और उसके अनुसार अभियान चला के रेड करना है और कार्रवाई करना है। कि एक तो अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को गेयर अप करना है। हमारी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स के लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है और उनसे एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेट करवा के और लगातार जो है वो रेड्स करनी है। लगातार जो शराबबंदी में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं या शराब का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। तो कानून वही तेवर नया, इसलिए हम कह रहे हैं कि कई सारे एक अहम निर्देश जो है वो तो कानून में है लेकिन उसे सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है और जवाबदेही तय करने की बात की गई है। इस समीक्षा बैठक में क्या अहम निर्देश, क्या अहम फैसले लिए गए, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे
बड़ा फैसला, थानेदार सस्पेंड होंगे सीधे। शराब अगर बरामद हुई तो थानेदार सस्पेंड होंगे। सेंट्रल टीम किसी भी जिले में छापेमारी करने जाती है और सेंट्रल टीम की छापे में शराब बरामद की जाती है उस इलाके में, तो उस इलाके के थानेदार सस्पेंड होंगे। चौकीदार की सूचना पर अधिकारी छापेमारी करेंगे। गांव में शराब बनने बिकने की सूचना चौकीदार दफादार को देनी होगी और चौकीदार दफादार ने जानकारी शराब बिकने की नहीं दी तो चौकीदार पर कार्रवाई होगी। कॉल सेंटर को और दुरुस्त किया जाएगा और एक्टिव किया जाएगा। कॉल सेंटर में कंप्लेन करने पर तुरंत एक्शन करना होगा, एक्शन लेना होगा और कंप्लेन करने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। नशा मुक्ति को लेकर जो प्रतिबद्ध हैं वैसे कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। प्रभारी सचिव हर महीने अपने क्षेत्र और गांव में दौरा करेंगे और समीक्षा करेंगे। दूसरे राज्यों से बॉर्डर से शराब तस्करी को रोकने को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। शहरों में होम डिलीवरी पर भी खास नजर रहेगी। शराब मंगवाने वाले घरों पर भी पहुंचकर कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस मुख्यालय में हर दूसरे दिन समीक्षा की जाएगी, रिव्यू की जाएगी क्या क्या कार्रवाई हुई है और जिले में 15 दिनों पर डीएम और एसपी समीक्षा करेंगे कि जिले में क्या अभी स्थिति है, कितनी कार्रवाई की गई। साथ ही इंटेलिजेंस को जिला स्तर और मुख्यालय स्तर पर भी दुरुस्त किया जाएगा ताकि खुफिया जानकारी इकट्ठा कर कार्रवाई हो सके और कार्रवाई लगातार चलती रहे। जाहिर है शराबबंदी पर 7 घंटे की समीक्षा बैठक में जो निर्देश दिए गए, इस तरह के निर्देश पहले भी दिए जाते रहे, लेकिन सवाल है कि क्या समीक्षा बैठक में सीएम के दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अधिकारी पालन करते हैं। जो चुस्ती और फुर्ती की बातें समीक्षा बैठक में और उसके बाद अधिकारी कुछ दिन तक करते हैं, क्या वो बाद में भी नजर आती है? क्योंकि सीएम ने आज नहीं, इससे पहले भी कई बार पुलिस विभाग और मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को हर रोज बैठक करने का निर्देश दिया था। लेकिन सवाल है कि क्या सीएम नीतीश के निर्देशों का पालन होता है? और अगर अधिकारियों की हर रोज बैठक होती, रिव्यू मीटिंग होती, तो क्या जहरीली शराब का इतना बड़ा धंधा चलता? क्या जहरीली शराब से 40 से ज्यादा मौत होती? चाहे वो पुलिस के लोग हों जिनकी जिम्मेदारी है, मद्य निषेध विभाग के लोग हों, इनके टॉप लोगों को कह दिया है कि प्रतिदिन रोज थोड़ी देर बैठिए और सब जगह की खबर लीजिए और कहाँ क्या करना चाहिए इसके बारे में विचार करिए। अब होता है लोग, यानी होम डिपार्टमेंट के भी अफसर, मद्य निषेध वाले भी अफसर और जो हम लोगों ने पुलिस अफसर डीजीपी और जो बनाए हुए हैं हम लोग आईजी प्रोहिबिशन, तो इस सब लोगों की मीटिंग होती है। गोपालगंज जहरीली शराब कांड पर हुए फैसले के बाद इसी साल 2 मार्च को सीएम नीतीश ने अधिकारियों को हर रोज समीक्षा करने के लिए बैठक करने के निर्देश दिए थे। लेकिन क्या वाकई सीएम नीतीश के निर्देशों का पालन करते हैं अधिकारी? क्या वाकई पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी रोज बैठते हैं, रोज समीक्षा करते हैं, रोज चर्चा करते हैं? अगर ऐसा होता तो शायद पहले मुजफ्फरपुर, फिर बेतिया और गोपालगंज में जहरीले जाम का जानलेवा कहर नहीं टूटता। जहरीली शराब से लोगों की मौत नहीं होती। जहरीली शराब के धंधे के बारे में पुलिस को जानकारी होती। अगर सीएम के निर्देशों का अधिकारी पालन करते तो जहरीली शराब से महज 3 दिनों में 23 से ज्यादा की मौत, 15 दिनों में 42 की मौत, जनवरी से अक्टूबर तक करीब 70 मौत और शराबबंदी लागू होने के बाद 5 सालों में 100 से ज्यादा मौत नहीं होती। हर घटना के बाद जांच होती है, कार्रवाई के नाम पर थानेदार और चौकीदार निलंबित किए जाते हैं और फिर एक नई घटना होती है। जाहिर है सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को अगर पलीता लग रहा है तो उसके पीछे वजह है सीएम के निर्देशों के बावजूद पुलिस और मद्य निषेध विभाग की लापरवाही। सिर्फ थानेदार और चौकीदार पर कार्रवाई के बजाय जरूरी है हर घटना के लिए ऊपर से नीचे तक जवाबदेही तय की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो यानी पुराने निर्देश एक बार फिर से दिए गए हैं, फिर से सीएम को कहना पड़ा है, फटकार लगानी पड़ी है कि भाई बैठक कीजिए, हर रोज बैठक कीजिए, हर रोज जिले से रिपोर्ट मंगवाइए, हर रोज उस रिपोर्ट का आकलन कीजिए। और शायद यह आकलन होता तो जहरीली शराब से मौत नहीं होती। और इससे पहले इस तरह की बैठक करने के निर्देश बार बार सीएम देते रहे, आज भी दिया। हो सकता है कुछ दिनों तक बैठक हो, फिर भूल जाएंगे अधिकारी। इसलिए जरूरी है कि उन बड़े अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो जो सीएम के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, सीएम के निर्देशों की अनदेखी करते हैं। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। एनडीए सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं नीतीश सरकार के इस कार्यकाल के।
1 साल पूरे होने पर सियासत तेज है। एनडीए सरकार का दावा, हम विकास कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाई आपने कुछ किया ही नहीं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं बात सपाट। राज्य में एनडीए सरकार के 1 साल पूरा होने पर जेडीयू कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से लेकर जिला संगठन में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और इस मामले में जानकारी देते हुए पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार घोषणा करने के बजाय जनता का काम करने को तवज्जो देते हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार के शासन के 16 साल पूरे होने को लेकर राजधानी पटना में भी भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नवंबर को 2021 को जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो सरकार है सुशासन की, ये 16वां वर्ष पूरा करेगी। और उसके नेतृत्व में जो 16 वर्ष के पर हम लोगों ने समदर्शी नेतृत्व और समावेशिक विकास पर 1 दिवसीय जो सरकार की उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियां पर चर्चा करने के लिए, जनता को बताने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल, ये हमारे कार्यक्रम का बुनियादी नारा होगा। और हमारे पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है, माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि मुख्यालय में कार्यक्रम होगा जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो हमारा संगठन का जिला है, जिला मुख्यालय पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो एनडीए सरकार के 1 साल पूरे हो गए और इस पर अब विपक्ष और विपक्ष की तरफ से वार पलटवार हो रहा है। बयानबाजी शुरू हो गई है। जेडीयू ने सरकार की 1 साल की उपलब्धि गिनाई तो आरजेडी ने सरकार को घेर लिया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश एक अलग राजनीति के लिए जाने जाते हैं। कोरोना काल में बिहार सरकार ने बेहतर काम किया है। राज्य मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। तो वहीं आरजेडी नेता रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताएगी क्या काम हुआ। से कुछ एक महीना ज्यादा का कार्यकाल रहा है, तो वर्षवार आकलन एक अलग विषय है। लेकिन अगर समग्रता में आप आकलन करेंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी इस देश में पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं। राजनीति को सामाजिक सरोकार से जोड़ा, जो कल्याणकारी नीतियों में जो सामाजिक जकड़न है उसको लागू करने में उस पर प्रभावकारी भूमिका अदा की। और इसके नतीजे के रूप में तो आप किन मानकों की चर्चा की जाए, कौन सा ऐसा मानक है जिसकी चर्चा की जाए, चाहे वह शिक्षा का प्रक्षेत्र हो या स्वास्थ्य का प्रक्षेत्र हो। हाँ, बेचैन आत्मा तड़पते रहेंगे। अब उनको यह समझ नहीं है कि महाराष्ट्र और केरला जैसा राज्य जो स्वास्थ्य मध्यम श्रेणी से लेकर के छोटे श्रेणी तक और बिहार के किसी भी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय अगर उपलब्धि हासिल हुई हो 1 साल में, तो ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। और नहीं तो इस पर हम लोग तो मांग करते हैं कि इस पर श्वेत पत्र जारी करें कि नीतीश कुमार जी ने 16-17 वर्षों से आज सत्ता में काबिज हैं, किन किन उपलब्धियों के कारण नीतीश जी जाने जाएंगे, इस बात को बताने की ज़रूरत है नीतीश जी को। एक बड़ा समय कोरोना का भी बीता। तो नीतीश सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस एमएलसी ने भी एनडीए सरकार पर सियासी हमला बोला। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सरकार ने जोड़ तोड़ कर 1 साल पूरे किए हैं और विकास के सभी मुद्दों पर अब तक नीतीश सरकार चल रही है। बड़ी संख्या में बिहार में लोगों की मौत हुई है। मैं समझता हूँ बिहार सरकार के लिए ये एक बड़ी विफलता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी इस टेन्योर में भले ही 1 साल पूरा कर लें, जोड़ तोड़ के सरकार बना लें, लेकिन चूंकि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभर आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने एक तरह से अधीन कर रखा है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ने अपना वो ऑरा और रसूख खोया है जो पहले के समय में उनका हुआ करता था। झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की बदहाली की कहानी बयां की थी। उन्होंने कहा था कि गठन के 21 साल बाद भी आदिवासियों की हालत नहीं बदली। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा था कि आज आदिवासियों के विकास के चलते केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ इशारा केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ था। वहीं अब
सीएम के बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन दोनों मिलाकर कुल 5 बार झारखंड के सीएम रहे, लेकिन उन्होंने राज्य के लिए क्या किया, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। वर्ष लग गया भगवान बिरसा मुंडा जी की आवाज को देश के पटल में पहुंचाने के लिए। क्यों 150 बरस तक भगवान बिरसा मुंडा का जनजातीय विकास महोत्सव नहीं मनाया गया? और वो इसलिए कि आज धीरे धीरे जनजातीय समाज शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। आज देश का आदिवासी अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सीधे दिल्ली के दरवाजे को ठकठकाने का ताकत रखता है, और आज इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने के लिए देश के लोगों को मजबूर होना। 21 वर्ष के झारखंड के काल में 5 बार वो और उनके पिता ने भी मुख्यमंत्री पद पर योगदान दिया है, तो सिर्फ एक दल को किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रही बिल्कुल उचित नहीं। और हमारी जब 5 साल की बहुमत की सरकार थी तो विकास क्या होता है वो हमने करके दिखाया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 2 वर्षों में भी पूरे तरीके से बड़े फेलियर साबित हुए हैं। उनके पास अचीवमेंट तो कुछ नहीं है। रोजगार, कृषि लोन, गरीब कल्याण योजनाओं में ये सरकार फ्लॉप साबित हुई है। वहीं आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार ने भी हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रही। वर्तमान सरकार अपने विफलता का ठिकरा पिछली सरकार को छोड़ रही है। जो आज नियोजन और नौकरियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार को आरोपित किया वह बिल्कुल गलत, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने जो सपना इस राज्य को दिखाया था, वो झूठ की जो बुनियाद उन्होंने खड़ी की थी, अब उससे वो बचना चाहते हैं, और इस जिम्मेदारी से भागने का एकमात्र उपाय है कि वह जो है पिछली सरकार पर आरोपित। नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशनदा की गिरफ्तारी का असर अब दिखने लगा है। झारखंड एटीएस ने इस कड़ी में सफलता हासिल करते हुए नक्सलियों को आर्म्स और गोला बारूद सप्लाई करने वाले एक हैंडलर को गिरफ्तार किया है। सप्लायर और कोई नहीं बल्कि सीआरपीएफ का एक जवान है जो नक्सलियों को आर्म्स सप्लाई करता था। सीआरपीएफ जवान अविनाश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा नक्सलियों को आर्म्स सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाता था। इसके साथ ही एक सिविलियन ऋषि कुमार पंकज कुमार सिंह को भी दबोचा गया है। तीनों आरोपी बिहार के ही रहने वाले हैं। अविनाश कुमार उर्फ चुन्नू सीआरपीएफ में 182 बटालियन पुलवामा में पदस्थापित था, हालांकि 4 महीने से फरार था। अविनाश 2017 से पुलवामा में पदस्थापित था। अविनाश कुमार इससे पहले वो लातेहार और जगदलपुर में भी पदस्थापित था। एटीएस की गिरफ्त में आए ऋषि कुमार रांची के हटिया में रहकर पहले में से ही कंस्ट्रक्शन का काम करता था। वहीं उसने 2 ठेकेदारों का नाम भी बताया है जिनका नाम संजय कुमार सिंह और मुजाहिद है, और उनकी तलाश एटीएस की टीम कर रही है। इनके साथ ही पंकज कुमार सिंह मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में धनबाद के बोली इलाके में रहकर कोयले का कारोबार कर रहा था। आरोपियों के पास से 450 कारतूस इंसास राइफल के कारतूस बरामद किए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एटीएस एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि भाकपा माओवादी और आपराधिक संगठनों को हथियार सप्लाई करता था। माओवादियों के अलावा अमन साव, हरेंद्र यादव, गया जेल में लल्लू खान शेरघाटी को भी हथियार सप्लाई करता था। ये सभी आरोपियों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप से संपर्क में रहकर कारोबार करते थे। आपराधिक गिरोह को हथियार और कारतूस उपलब्ध कराने वाले गिरोह का उद्भेदन किया गया है, और इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से अविनाश कुमार और ऋषि कुमार, इनकी गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ की सहायता से, और पंकज कुमार सिंह, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एटीएस की टीम बिहार गई थी, बिहार एसटीएफ की मदद से इनकी गिरफ्तारी बिहार से हुई है 2 लोगों की, और तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी यहाँ से हुई है। उसमें वहाँ से भी एक हथियार की बरामदगी वहाँ पर हुई थी, उसके लिए अलग से उधर भी एक एफआईआर बिहार में भी किया गया है। बात क्रिकेट मैच की। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच के लिए टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। मैच में टिकट की कीमत 900 से लेकर 9000 तक रखी गई है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच आगामी 19 नवंबर को रांची के दुर्वा के GSC इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस स्टेडियम में लगभग 2 साल से कोई भी मैच नहीं खेला गया है। टिकट की बिक्री 2 पाली में की जा रही है। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक टिकट की बिक्री की जा रही है। दर्शकों के लिए टिकट की बिक्री आगामी 17 नवंबर तक होगी। क्षेत्र से हूँ, दुर्वा क्षेत्र से ही। कितना देखने का बहुत बड़ा उत्साह है और सुबह से मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। उम्मीद है कि मुझे टिकट मिल जाए और मैं इंडिया को विश करना चाहता हूँ कि मेरी टीम जीते। इंडिया इंडिया, अरे जोर से बोलो भाई। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।